अमृतसर, जो कि गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के लिए विश्व विख्यात है, ये सिखों का एक पवित्र धार्मिक स्थान है जहां साल भर में कई सारे लोग आते हैं। लेकिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के साथ साथ और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। अमृतसर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अमृतसर घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको अमृतसर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अमृतसर। हमारे अमृतसर ट्रिप की शुरुआत होती है अमृतसर रेलवे स्टेशन से। अमृतसर आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। हम तो अमृतसर पहुंचे हैं बाय ट्रेन, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अमृतसर बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और अगर आप अमृतसर बाय रोड भी आना चाहें तो भी आ सकते हैं, क्योंकि अमृतसर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अब जैसे ही हम अमृतसर पहुँचे, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम सभी स्थानों को घूमेंगे। अब बात करें अमृतसर में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, तो अमृतसर रेलवे स्टेशन के पास में और अमृतसर बस स्टैंड के पास में आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं। अमृतसर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। अमृतसर में अब हम चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, जो कि अमृतसर का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। गोल्डन टेम्पल के लिए चलने से पहले हमें अपना व्हीकल यहाँ बनी पार्किंग में लगाना होता है। ये जो आप मेरे पीछे बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, ये है गोल्डन टेम्पल की यानी कि स्वर्ण मंदिर की पार्किंग, जो कि इस तरह की बिल्डिंग आकृति में बनी हुई है। हमारा व्हीकल यहाँ पर लग चुका है और हम पहुँच चुके हैं महाराजा रणजीत सिंह चौक पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह की एक काफ़ी बड़ी स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है और महाराजा यहाँ पर घोड़े पर सवार नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से जब आप इस चौक पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं। एक रास्ता इधर जाता है, एक सामने की ओर जाता है, एक पीछे की ओर जाता है, लेकिन हमें जाना है इस वाले रास्ते पर। यहाँ आप इस बिल्डिंग को देख लीजिए, ये जो बिल्डिंग है इस वाले रास्ते से हमको जाना होगा। इसी रास्ते पर पड़ता है जलियांवाला बाग, और थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं तो आता है गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर। तो अब हम चलेंगे इस मार्केट वाले एरिया से होते हुए स्वर्ण मंदिर के लिए। अब गोल्डन टेम्पल के लिए आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मेन मार्केट एरिया में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ पर क्लॉथिंग्स, शूज़ से लेकर खाने पीने की कई तरह की दुकानें हैं, और ये मार्केट एरिया काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यानी कि जब तक आप गोल्डन टेम्पल नहीं पहुँच जाते तब तक ये पूरा मार्केट एरिया चलता है, और ये काफ़ी बड़ा है। यानी कि आप देखेंगे तो इस साइड भी आपको दुकानें नज़र आएंगी और दूसरी साइड भी आपको दुकानें नज़र आएंगी। कुछ खाना पीना भी हो तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ आप पीछे देखेंगे तो ये है स्वर्ण मंदिर का मुख्य द्वार, जिससे अंदर की ओर प्रवेश लिया जाता है। जो मुख्य मंदिर है वो बाहर से प्रॉपरली नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम इस द्वार से अंदर जाते हैं तो हमें मुख्य गोल्डन टेम्पल के दर्शन होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने शूज़ पहने हुए हैं, तो शूज़ पहनकर अंदर एंट्री नहीं की जा सकती। यहाँ पर पास में ही निशुल्क शूज़ काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर अभी हमें अपने शूज़ डिपॉज़िट करवाने होंगे और फिर हम प्रवेश करेंगे गोल्डन टेम्पल में। अब हमने अपने शूज़ डिपॉज़िट करवा दिए हैं शूज़ स्टैंड में, जिसे जूता घर भी कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे शूज़ स्टैंड बने हुए हैं, नंबर वाइज सबको नंबर दिए हुए हैं, 8, 9, 10 ऐसे नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ लिखा भी हुआ है फ्री शूज़ डिपॉजिशन विंडोज़, यानी कि यहाँ पर निःशुल्क आप बिल्कुल फ्री में अपने जूते डिपॉज़िट करवा सकते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने सिर को ढकना होता है। या तो आप अपने रुमाल से ढक सकते हैं, या फिर इस तरह का जो कपड़ा है वो आप अपने सिर पर बांध सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की बास्केट्स नज़र आएंगी, जिसमें कि इस तरह के जो क्लॉथ्स हैं वो आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप लेकर अपने सिर को ढक सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कई सारे वेंडर्स नज़र आएंगे जो कि क्लॉथ्स सेल करते हैं सिर पे बांधने के लिए, तो उनसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके साथ महिलाएं हैं तो वो आपके कुछ स्कार्फ के इस तरह से बांधकर अंदर प्रवेश कर सकती हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुछ इस तरह की वाटर कैनाल बनी हुई हैं, जिससे होकर हमें गुज़रना होता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे पैर धुल जाते हैं और फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण मंदिर परिसर में, और आप हमारे पीछे देख पाएंगे गोल्डन टेम्पल का ये खूबसूरत नज़ारा। रात्रि के समय स्वर्ण मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, और यहाँ पर खड़े होकर आप मंदिर के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अमृतसर के अगर इतिहास की बात करें तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1579 में अमृतसर की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने एक सरोवर का निर्माण किया, जिसे अमृतसर यानी कि अमृत का तालाब नाम दिया गया, और अमृतसर शहर का नाम भी इस पवित्र तालाब के नाम पर रखा गया है। बाद में गुरु रामदास जी के पुत्र अर्जुन देव जी ने उनकी योजना पूरी की और सरोवर के बीच में एक मंदिर का निर्माण कराया तथा उसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को स्थान दिया। 1803 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के आधे भाग को संगमरमर और आधे भाग को तांबे से मढ़वाया। बाद में इस पर शुद्ध सोना चढ़ाया गया, तब से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। अनुमान है कि 400 किलो सोने की पत्तियों का उपयोग इसमें किया गया है। गोल्डन टेम्पल को दरबार साहिब और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर मुख्यतः गोल्डन टेम्पल की वजह से ही प्रसिद्ध है, और गोल्डन टेम्पल को आप बाहर से देखेंगे तो ये पूरा सोने की तरह चमकता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बाहर आपको गोल्ड नज़र आ रहा है वो है रियल गोल्ड। और आप नीचे देखेंगे तो ये एक तालाब नज़र आएगा, एक सर नज़र आएगा। अमृत
का तालाब, इससे नाम बना है अमृतसर। अमृत का ये तालाब है जो कि मंदिर के चारों ओर नज़र आता है। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ण मंदिर परिसर में काफ़ी बड़ा लंगर हॉल भी बना हुआ है, जहां पर हम निशुल्क भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल में जब भी आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं, और जब भी आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको श्रद्धालुओं की लाइन का सामना करना पड़ सकता है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर के साथ ही हमारे अमृतसर टूर के पहले दिन का समापन होता है। अमृतसर में अब हम देखने जा रहे हैं जलियांवाला बाग को, जो कि वही ऐतिहासिक स्थान है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। अब हमने प्रवेश कर लिया है जलियांवाला बाग में। यहाँ प्रवेश करने का जो रास्ता है वो काफ़ी पतला है और सकड़ा है, और इस रास्ते के साइड में आप देखेंगे तो आपको कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के 3D फिगर्स नज़र आएंगे। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तरह के लोग शामिल हैं, जो कि उस टाइम पर यहाँ पर शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि वही ऐतिहासिक स्थान है जहां 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक्चुअल में जब ये घटना हुई थी तब इंडिया में ब्रिटिशर्स काल था, ब्रिटिशर्स का राज चलता था इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगा रखा था मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ के तहत सोशल मीटिंग या फिर ज़्यादा लोग मिलकर मीटिंग नहीं कर सकते थे। और यहाँ जलियांवाला बाग में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर सभी शामिल थे। और इस बात का जब जनरल डायर को पता लगा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर ओपन फायर का आदेश दे दिया, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे वो सब मारे गए, क्योंकि जलियांवाला बाग की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची हैं और वो यहाँ इन दीवारों को क्रॉस नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के, जहां पर नज़र आते हैं बुलेट मार्क्स। उस टाइम पर जो गोलियां चलाई गई थी उसके निशान यहां आज भी अंकित हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। जलियांवाला बाग में अब हम पहुंच चुके हैं
उस शहीदी कुएं के पास में जिसमें कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। एक्चुअल में जब यहाँ ओपन फायर हो रहा था जनरल डायर के आदेश पर, तो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदना ज़्यादा सही समझा कि इसमें कूदेंगे तो शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन वो अपनी जान यहाँ पर भी गंवा बैठे। यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट बनाया हुआ है, इस पर लिखा भी हुआ है कि इस कुएं में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कूद गए थे, जंप किया था, और जब बाद में उनकी बॉडीज़ निकाली गई तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए थे, यानी कि 120 लोग इस कुएं में कूद गए थे। ये तो ऑफिशियल काउंटिंग है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। एक्चुअल में जब जनरल डायर ने यहाँ पर ओपन फायर कराया था, तो जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर शांतिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे, तो उन्हें भागने की जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि इस जलियांवाला बाग की दीवारें, जैसे कि आप देख पाएंगे, काफ़ी ऊंची हैं। इसको पार करना बहुत ही मुश्किल था, तो लोग यहाँ पर हफरा तफरी पूरी मच गई थी। लोग इस दीवार को कूद नहीं पा रहे थे और इस वजह से उनकी यहाँ पर जानें गई। अगर यहाँ से एग्ज़िट बाहर निकलने का रास्ता होता तो शायद इतनी जानें नहीं जाती, लोगों की जानें बच जाती, लेकिन दीवारें इतनी ऊंची थी और बाहर जाने का रास्ता एक पतला रास्ता था और उसी रास्ते को अंग्रेज़ों ने घेर रखा था। इस वजह से यहाँ पर दूर दूर तक पूरे इस गार्डन में, पूरे इस बाग में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग में अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर बना हुआ है शहीद स्मारक। ये उन वीरों की याद में बनाया गया है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी जान गंवाई थी। जलियांवाला बाग के एक और स्थान पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर बुलेट मार्क्स दोबारा से नज़र आए हैं। यहाँ पर ये जो स्क्वायर में आप निशान देख रहे हैं, ये स्क्वायर बनाया हुआ है, इनके अंदर जो ये मार्क्स हैं ये सभी गोलियों के निशान हैं जो कि उस टाइम पर जनरल डायर द्वारा चलवाई गई थी। इस पूरी दीवार के अंदर लगभग 36 बुलेट मार्क्स हैं जो कि यहाँ पर शो किए गए हैं। जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल आदमी था, उसे सरदार उधम सिंह जी ने इंग्लैंड जाकर मारा था। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है सरदार उधम सिंह, जिसमें सरदार उधम सिंह जी का रोल प्ले किया है विकी कौशल ने, जिसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। जलियांवाला बाग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये बाग सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है। यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसका समय, अगर आप हिंदी में इसे देखना चाहते हैं तो इसका समय है शाम को 6:45 से लेकर शाम को 7:15 तक का। जलियांवाला बाग के पास में आपको कई सारे फ़ोटोग्राफ़र्स भी नज़र आएंगे जिनसे कि आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये में 4 से 5 ये फ़ोटोज़ क्लिक कर देते हैं। इनके डेस्टिनेशंस के हिसाब से जिस जगह भी आपको फ़ोटो क्लिक कराना हो वहाँ पर इनकी सुविधाएं अवेलेबल रहती हैं। अमृतसर में अब हम पहुंच चुके हैं पार्टीशन म्यूज़ियम के पास में। ये एक संग्रहालय है जो कि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से जुड़ा हुआ है। इस म्यूज़ियम में कई सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलती हैं जो कि भारत पाकिस्तान के पार्टीशन से जुड़ी हुई है। पार्टीशन म्यूज़ियम को देखने का शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर आप यहाँ ऑडियो गाइड लेना चाहते हैं तो उसका 100 रुपीज़ का चार्ज अलग से लगता है। बाय द वे, इसके टाइमिंग के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, और मंडे के दिन पार्टीशन म्यूज़ियम का अवकाश होता है।
अमृतसर में अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गायणी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है वो है माँ दुर्गा का, जो कि लगभग 700 साल पुराना है, जहाँ पर हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसे अभी आप हमारे पीछे देख पाएंगे। अब इसी प्रवेश द्वार से हम चलेंगे मुख्य मंदिर के लिए। यहाँ माँ दुर्गा के मंदिर के पास में ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पर एक बहुत ही पुराना वट वृक्ष है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वही वो स्थान है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था। दुर्गायणी मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक और इंटरेस्टिंग मंदिर है, जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण का है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर स्वर्ण मंदिर से मिलता जुलता है। ये गोल्डन टेम्पल के समान ही नज़र आता है। इसी मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अमृतसर में अब हम चल रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर के लिए, जिसका डिस्टेंस अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर्स का है। हम तो बॉर्डर के लिए चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनकी जानकारी अब मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास से ही आपको कई सारे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या मिनी बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको डायरेक्टली वाघा अटारी बॉर्डर पर छोड़ देती हैं। एक और तरीका है जिससे कि आप वाघा अटारी बॉर्डर के लिए बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, वो ये है कि आप या तो जलियांवाला बाग के पास में आ जाइए या फिर आप महाराजा रंजीत सिंह चौक के पास में आ जाइए। यहाँ पर आपको कई सारे वेंडर्स मिल जाएंगे जो कि वाघा अटारी बॉर्डर तक आपको लेकर जाते हैं। एक्चुअल में वो यहाँ पर एक ग्रुप बनाते हैं 10 से 15 लोगों का, और अपने ऑटो में या फिर किसी साधन के थ्रू आपको बॉर्डर लेकर जाते हैं। इसका चार्ज लगता है 150 रुपये पर पर्सन का, जिसमें वो आपको लेकर भी जाते हैं और वापस भी लाते हैं। ड्रॉप पॉइंट आपकी चॉइस पे होता है कि आपको रेलवे स्टेशन उतरना है या फिर आपको बस स्टैंड जाना है। जो भी आपका ड्रॉप पॉइंट होता है वो वहाँ पर आपको छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं वाघा अटारी बॉर्डर के पार्किंग एरिया में। जिस व्हीकल से हम यहां पर आए हैं उसे यहां पर पार्क कर दिया गया है, और अब हमें थोड़ा सा पैदल वॉक करते हुए जाना होगा मेन स्थान पर, जहां पर होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बॉर्डर पर ही कुछ इस तरह के बोर्ड्स भी आपको नज़र आएंगे जिसमें लिखा भी हुआ है परेड फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता है।
सेरेमनी के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर ले जाना प्रोहिबिटेड है, हम उन्हें अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर कई सारे ऐसे बोर्ड्स लगाए गए हैं जिनमें उन चीज़ों को मेंशन किया गया है, जैसे कि हम किसी भी तरह का नशा वाली चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते, किसी तरह का वेपन अंदर नहीं ले जा सकते हैं, चार्जर नहीं ले जा सकते, पावर बैंक नहीं ले जा सकते, टूल बॉक्स या टूल किट हो तो वो नहीं ले जा सकते, और साथ में किसी भी तरह का बैग भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है कि अगर हम वाघा बॉर्डर आ रहे हैं और अगर हमारे साथ कुछ सामान है तो हम कहाँ पर रख सकते हैं। तो वाघा बॉर्डर के चेक पोस्ट से पहले ही, जब आपकी चेकिंग होती है उससे पहले ही, यहाँ पर एक बिल्डिंग आपको नज़र आएगी रेड कलर की इस तरह की, जिसका नाम है शाही किला। उसके अंदर बने हुए हैं बैगेज डिपॉजिट, यानी कि आप यहाँ पर अपने सामान, अपने बैग डिपॉजिट करवा सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल चार्ज में यहाँ पर ये डिपॉजिट कर लेते हैं। सर थोड़ा बहुत चार्ज बताना चाहेंगे क्या लगता है? चार्ज ज़्यादा नहीं है, 50 से लेके 100 तक है सर। डिपेंड करता है कितना बड़ा है। हाँ जी सर, डिपेंड कर रहा है आपके बैग पे सर। जी, तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी सामान वगैरह लेकर आते हैं तो ये लॉकर्स हैं, इसमें ताला चाबी भी रहता है, तो सेफ़ रहेंगे आपके सामान, यहाँ पर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। सेरेमनी के मुख्य स्थान तक पहुंचने के लिए अब हमें चेक पोस्ट से गुजरना होगा, जहां पर हमारी चेकिंग की जाती है। वाघा अटारी बॉर्डर के पास में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक माइलस्टोन लगा हुआ है जिस पे लिखा है लाहौर 22 किलोमीटर्स, क्योंकि यहाँ से लाहौर सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाता है, तो उस वजह से ये स्टोन यहाँ पर लगाया गया है। और कई सारे लोग आप यहाँ पर देखेंगे कि वो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते हुए नज़र आएंगे। इसी स्टोन के आप दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमृतसर 30 किलोमीटर्स, क्योंकि बॉर्डर से अमृतसर का जो मेन सेंटर एरिया है वो 30 किलोमीटर्स रह जाता है। अब हम सेरेमनी स्पॉट के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पीछे आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आएगी जिस पे इंडिया भी लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये एक तरह का स्टेडियम टाइप का एरिया है जहाँ पर दर्शकों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं, जहाँ से हम इस सेरेमनी को देख सकते हैं। और इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का टाइमिंग भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। वैसे तो सीज़न वाइज इसके टाइमिंग चेंज होते रहते हैं, गर्मियों में थोड़े अलग टाइम है, विंटर्स में अलग टाइमिंग है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूं तो 4-5 बजे के आसपास शाम को ये सेरेमनी होती है। लगभग आधा पौना घंटे की ये सेरेमनी चलती है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं यहाँ पर जनवरी में, तो सेरेमनी का टाइमिंग है शाम को 4:30 बजे का। जब से ये सेरेमनी होगी 4:30 से 5 बजे के लगभग। तो अब हम चलते हैं अंदर की ओर स्टेडियम में और वहाँ से एंजॉय करेंगे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को। अब हम मेन स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। यहाँ पर कुछ इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट तैयार किया हुआ है जहाँ पर दर्शक बैठ सकते हैं। और अभी कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। पर आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी टाइम हो सीज़न के हिसाब से, मान लो 4 बजे या 5 बजे है, तो उससे लगभग 1 घंटा पहले ही आकर आप अपनी यहाँ पर जगह बना लें ताकि आपको अपनी मन पसंदीदा जगह मिल सके और आप अच्छे से सेरेमनी को एंजॉय कर पाएँ। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये है अटारी, जो कि भारत में आता है। और जो आप दूसरी साइड देख रहे हैं गेट के उस पार, वो है वाघा।
जो कि आता है पाकिस्तान में। और ये है अटारी वाघा बॉर्डर का मुख्य गेट, जहां पर होती है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतारते हैं। और आज की इस परेड के नेतृत्व कर रहे हैं श्री कृष्ण कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, और उनके साथ में है सब इंस्पेक्टर राधेश्याम चौधरी। आज की इस परेड के गार्ड कमांडर हैं मुख्य रक्षक पवन कुमार। साथ ही आज की इस परेड पर दो महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है, महिला प्रहरी कंचन यादव और महिला प्रहरी पल्ला यादव। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठकर आज की इस शानदार परेड का आनंद उठाएं। दर्शक, भारत माता की हिंदुस्तान अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान साइड में, जहां पर एक व्यक्ति पाकिस्तान का झंडा लेकर थोड़ा डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार पुनः से अब आप सभी दर्शकों के बीच बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही सॉन्ग के पीछे गुनगुनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं भारत के साइड में बहुत सारा ऑडियंस है, बहुत सारे लोग बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखने आए हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस दरवाजे के पार पाकिस्तान है, जहां पर आपको इतना ज़्यादा ऑडियंस नज़र नहीं आएगा। बहुत कम लोग आए हैं इस सेरेमनी को देखने, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्साह भी आपको अलग नज़र आएगा। जय 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे वंदे। सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े और स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार, स्वर्ण जयंती द्वार
अब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर गेट ओपन कर दिया है और जो यहाँ पर दर्शक हैं सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं इस सेरेमनी को देखने के लिए। अब धीरे धीरे करके दोनों देशों के नेशनल फ्लैग्स को नीचे उतारा जा रहा है ससम्मान। अब वापस से दोनों देशों की जो बॉर्डर का मेन गेट था उसे क्लोज कर दिया गया है। रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया स्वर्ण जयंती द्वार के रास्ते जेसीपी अटारी परिसर से शांतिपूर्वक प्रस्थान करें। साथ ही अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जिस रोड पर होती है ये है जीटी रोड, जिसे बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये ही रोड बीच में आता है बॉर्डर के, यानी कि जो बॉर्डर ओपन की जाती है सेरेमनी के दौरान वो इसी रोड पर है। उस साइड पे तो है पाकिस्तान और इस साइड है इंडिया। पुराने ज़माने में जीटी रोड ही वो सड़क थी जो कि अमृतसर और लाहौर को जोड़ती थी। अटारी वाघा बॉर्डर के मेन गेट के अलावा जब आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि वायर्ड फेंसिंग भी आपको नज़र आएगी, जो तार वाली फेंसिंग है जो कि दोनों देशों को विभाजित करती है। एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बॉर्डर पर पब्लिक की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी दी गई है। बॉर्डर पर ही इंडिया का फर्स्ट एंड द लास्ट रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहां पर कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें यहां ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी नज़र आएंगे जहाँ पर आप बहुत अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। अमृतसर में आप गोविंदगढ़ फोर्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि एक ऐतिहासिक किला है अमृतसर का। इस किले को देखने का शुल्क लगता है 300 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें किला का जो विज़िट है वो भी शामिल होता है। साथ में कुछ राइड्स हैं वो आप अंदर कर सकते हैं और साथ ही यहाँ अंदर के साइड एक शो चलता है शेर पंजाब का, वो आप अंदर की साइड देख सकते हैं। 300 तो मिनिमम चार्ज है किले के अंदर एंट्री करने का, लेकिन इसके अलावा 450 रुपीज़ भी चार्ज लगता है, जिसमें कि कुछ और एक्टिविटीज़ जैसे कि कैमल राइड वगैरह वो इंक्लूड कराते हैं। अगर आप 600 रुपीज़ चार्ज देते हैं अंदर जाने के लिए तो उसमें आपका फूड भी इंक्लूड रहता है। कुल मिला के अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं, लेकिन सबसे मिनिमम चार्ज लगता है फोर्ट को विज़िट करने का, वो है 300 रुपीज़ पर पर्सन का। एक और स्थान है जो आप अमृतसर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है खालसा कॉलेज अमृतसर। चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि अमृतसर घूमने में आपका कितना बजट लग सकता है। वैसे तो अमृतसर आप बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम खर्च के साथ
आराम से घूम सकते हैं। लेकिन जिस होटल में हमने स्टे किया, जिस प्राइवेट कैब से हमने सभी साइट सीन्स किए, उसकी रेट्स मैं आपको एक एस्टिमेट बताना चाहूँगा कि जिस होटल में हम रुके थे उसका चार्ज था 3000 रुपीज़ पर डे का, जिसमें 2 पर्सन की ऑक्यूपेंसी थी, यानी कि 2 आदमी उस रूम में रह सकते थे। और इस रूम में ही हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी में शामिल था। और जिस प्राइवेट कैब से हमने सभी साइट सीन्स किए उसका कॉस्ट था 3200 रुपये पर डे का, जिससे कि हमने सभी स्थान देखे थे। लेकिन ये तो आपको अमृतसर का रेट मैं आपको बता रहा हूँ एक एस्टिमेट बेसिस पर। लेकिन हमने अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का एक कंप्लीट टूर पैकेज लिया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिसमें कि हमने सभी स्थानों को घूमा था। अभी जो रेट मैंने आपको बताया वो सिर्फ एस्टिमेट रेट था अमृतसर का, लेकिन पूरा पैकेज हमने बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ। हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो हमारा पूरा पैकेज था अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का, उसका कॉस्ट था 10,500 रुपये पर पर्सन का, क्योंकि हम इस पैकेज के दौरान 4 व्यक्ति थे। अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक कर सकते हैं अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का, या फिर जिस होटल में हम रुके हुए हैं वो उसको बुक कर सकते हैं। प्रिया ट्रैवल्स के अंडर कई सारे होटल्स आते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली नाम बताना सही नहीं रहेगा। जो चीज़ टाइम पे अवेलेबल होती है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिया ट्रैवल्स के साथ। अगर आपको होटल चाहिए तो होटल मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल जाएगी। तो आप या तो आपको होटल चाहिए तो उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, गाड़ी चाहिए तो उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या पैकेज लेना है तो भी आप प्रिया ट्रैवल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी की कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। प्रिया ट्रैवल्स के सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है अमृतसर और अमृतसर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।